हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न संख्या 7वां और प्रश्न संख्या 8वें को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 7वें को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वृत्त के व्यास हो, मतलब हमसे अभी आपको इसका मतलब समझा दूंगा, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, तो सबसे पहले तो हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर चक्रीय हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार होता है, तो एक वृत्त रहता है और वृत्त के अंदर हमारे पास क्या रहता है, एक चतुर्भुज रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण उसके शीर्ष से जाने, मतलब इसके विकर्ण भी होंगे। तो मान लेते हैं कि हम इसके विकर्ण, ये हम विकर्ण ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये विकर्ण लिया, हम ये भी विकर्ण ले सकते हैं। तो इसके विकर्ण, और हमसे कह रहा है कि व्यास हो, मतलब इसके जो विकर्ण है, मतलब ये जो हमने विकर्ण लिया है BD जो विकर्ण है, यह इस वृत्त का क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है। और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह मतलब ये जो हमारे पास है, ये चीज A B और C D ये क्या है, एक आयत है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि A B C और D एक क्या है, एक आयत है। C D एक आयत है। क्या है, हमारे पास एक आयत है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले तो कंडीशन ये हमें समझना होगा कि आयत कब बनता है। तो जब भी हमको चतुर्भुज दे दे और कहे कि ये आयत, मतलब इसको सिद्ध कीजिए आयत है, तो हमको क्या करना होगा, हमारे पास ये जो कोण A है, कोण B है और कोण C है और कोण जो हमारे पास D है, इन सबको हमको क्या करना होगा, 90-90 डिग्री दर्शाना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये चारों कोण कितने का हो, 90 डिग्री, 90-90 डिग्री का हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया हो कि आयत कब होता है, जब हमारे पास ये चारों कोण 90-90 का हो, 90-90 डिग्री का हो तब। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर एक बात हमको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर हमको देखिए इतना बस आप ध्यान में दे दीजिएगा, ये जो हमारे पास ये जो लाइन है विकर्ण है, विकर्ण का इस वाले भुजा को, मतलब हम इसको आधा बना दे रहे हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण हो गया। और ये हमारे पास इस प्रकार से एक इस प्रकार से गोला है। इतने को हम ले रहे हैं, इतने और इतने। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास अर्धगोला बन रहा है। और अर्धगोले से हमारे पास कहीं पर भी यदि कोण बनता हो, अर्धगोले से यदि कहीं पर अर्धगोले से व्यास से यदि कोई कोण बनता हो, तो हमारे पास क्या होगा, मतलब ये जो हमारे पास अर्धगोला है इसके अंदर यदि कोण बनेगा तो वह कोण कितने डिग्री का होगा, तो वह हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास ये इतना हम ध्यान में देंगे, इतना और इस वाले को हम ले ले रहे हैं। तो ये हमारे पास अर्धवृत्त है, ये हमारे पास देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास इतना हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त के अंदर यदि कोण बनता है तो वो कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास कोण कौन सा हो जाएगा, कोण जो हमारे पास A है वो कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए कोण हमारे पास A जो है
कोण ए ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने इस वाले अर्धवृत्त को इतना को देखा तो हमारे पास तो ये तो कोण 90 हो गया। अब हम इस वाले को छोड़कर यदि हम इसको भी देखें तो ये भी तो हमारे पास क्या है, ये भी तो हमारे पास एक अर्धगोला है। यदि हम इस इतने को छोड़ दे रहे हैं, इतने को देखेंगे तो ये हमारे पास ये और ये गोला हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त बनेगा तो इसमें अर्धवृत्त के अंदर यदि हमारे पास ये कोण बन रहा है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास सी है वो हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास दोनों समीकरण नंबर 1 है, इन दोनों को मान लिए। अब तो हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने एक मतलब क्या करा था, विकर्ण खींचा था। ये विकर्ण खींचा था तो हमारे पास ये और ये कोण दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले को छोड़कर यदि हम इस पर विकर्ण हम ले लें, ए और सी पर हम विकर्ण ले लें, ए सी पर विकर्ण ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी तो हमारे पास ये इतने को देखेंगे तो ये भी हमारे पास अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले के अंदर ये कोण भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से इसको हम देखेंगे, इस वाले को तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी को व्यास, AC को व्यास मानने पर क्या कर रहे हैं हम, AC को व्यास मान ले रहे हैं। तो AC को जब व्यास मानेंगे तो व्यास मान लिया तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। तो ये अर्धगोला होगा, अर्धगोले के अंदर ये कोण बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो AC को हम व्यास मान ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कोण जो हमारे पास D होगा ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कोण जो हमारे पास ये B है, B ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि अर्धगोले के अंदर यदि आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अर्धगोले के अंदर यदि जब भी कोण बनेगा तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो बस आपको क्या करना है, एक बार इतने को देख लेना है, ये हमारे पास अर्धगोला बनना है तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। फिर से हम इसको भूल जा रहे हैं, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कोण बनना है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास चारों कोण 90 डिग्री के हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास A B C और D है ये हमारे पास क्या है, एक आयत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें कहा था सिद्ध करने के लिए और ये हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में हमको कहा था कि हमें सिद्ध कीजिए कि एक आयत है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक आयत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। तो ये हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। देखिए 8वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि चक्रीय, यहाँ पर चतुर्भुज नहीं लिखा है हमको, मतलब वही का मतलब है चक्रीय का मतलब हमें सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि एक समलंब, तो सबसे पहले तो हम एक समलंब बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर समलंब, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसे लाइन हम खींच दे रहे हैं और इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने खींच लिया और इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसका नाम हम देते रहे हैं कि A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। इतना हमारे पास हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी मतलब समलंब चतुर्भुज है तो ये जो भुजा होंगी या इस भुजे के बराबर होंगी और हमसे कह रहे हैं कि इसकी असमांतर भुजाएं, असमांतर इसकी कौन सी भुजाएं होती हैं, तो ये है और ये दोनों क्या है, असमांतर भुजाएं होती हैं। लेकिन हमें कह रहे हैं कि असमांतर भुजाएं बराबर हो, मतलब ये भुजा जो है वह इस भुजे के क्या है, बराबर है।
क्लियर है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तब हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारे पास है यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज नहीं लिखा है लेकिन केवल चक्रीय लिखा है, तो उसका मतलब वही होता है कि चक्रीय चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, दिया है। क्या हमको दे दिया है, हमें तो दे दिया है कि जो हमारे पास AD जो है वो बराबर किसके है, BC के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास AD है वो बराबर है BC के, BC के बराबर है। वो भी हमारे पास, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो A, B और C और D है यह एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमारे पास ये, हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास आपको मालूम है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की दोनों कोणों का योग यदि 180 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब जैसे ये कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का यदि योग 180 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें इसको लाने के लिए, चक्रीय चतुर्भुज मतलब सिद्ध करने के लिए हमें इसमें इस जो हमारे पास समलंब चतुर्भुज है इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना का मतलब होता है कि इसमें अपने मन से कुछ बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास B है, B जो कोण है, इससे हम एक इस प्रकार से रेखा ले रहे हैं। रेखा मतलब एक भुजा हम ले लिया और ये जो हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, E है, E है। अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा, तो ये हमने रचना किया है, तो रचना किया है तो हमें क्या होगा, ये जो हमारे पास है A, B और E और D है, ये हमारे पास क्या बन गए, एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हमने ये जो रचना किया है इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे, रचना में हम क्या लिख देंगे कि जो हमारे पास BE है, BE जो भुजा है वो बराबर किसके है, AD भुजा के बराबर है। क्लियर है। अब हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, और हम यहाँ पर एक बात और लिख देंगे कि जो हमारे पास A, B, C और D है यह हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमारे पास जो AD भुजा है, AD जो भुजा है, AD ये बराबर हो जाएंगे BD के। वही जो हमने यहाँ पर लिखा है वही बात लिख देंगे कि जो हमारे पास AD है वो बराबर हो जाएंगे BD के बराबर हो जाएंगे। ये बात आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है। तो इतना हमने लिख दिया। या आप रचना में ये भी लिख सकते हैं कि हमने रचना में लिख देंगे कि B और E एक हमने भुजा लिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा कि ABC, यहाँ पर C नहीं रहेगा, यहाँ पर E रहेगा। यहाँ पर सॉरी, एक मिनट गलती हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। AB, E और D जो है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो जो हमारे पास AD जो है वो बराबर हो जाएंगे किसके, BE के बराबर हो जाएंगे, B और E के। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब हमारे पास ये आया है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो हमारे पास कोण ये जो होगा, कोण उतना ही ये होगा। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको नाम कोण 1 दे रहे हैं, कोण 2 दे रहे हैं, इस कोण का नाम कोण 3 दे रहे हैं और इस कोण का नाम हम कोण 4 दे रहे हैं। तो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास
ये तो बराबर हो गए। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको और इसको, इन दोनों कोणों का योग हमें 180 लाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर एक ध्यान से समझना होगा कि हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज, ये जो हमारे पास बन रहे हैं, तो ये भुजा इस भुजे के क्या होंगे, बराबर होंगे। वो भी कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमको क्वेश्चन में कहा था कि असमांतर भुजाएं, मतलब इसकी ये जो है, ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया था तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन हमने सिद्ध भी किया है कि ये जो भुजा है, ये भुजा इस भुजे के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजे के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजे के बराबर होंगी। तो ये भुजा इस भुजे के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BE है वो बराबर किसके है, B और C के क्या है, बराबर है। और जब हमारे पास एक त्रिभुज हो उसमें के ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये जो कोण है, ये कोण जो 3 है और कोण जो 4 है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण जो 3 है वो बराबर है किसके, कोण 4 के, 4 के बराबर है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। क्लियर है। अब हमारे पास ये बराबर हो गए हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा, इस रेखा पर हमारे पास ये एक कोण बन रहा है। इस प्रकार से ये कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का मतलब ये एक रैखिक है, तो ये कोण इस पर कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण जो 2 व कोण 3 है, 3 एक क्या है, एक रैखिक क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म है। अब हमारे पास ये रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म कितने डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 3, ये दोनों कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास कोण 1 के बराबर में कोण 2 है। तो यहाँ पर कोण 2 है, तो कोण 2 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। तो कोण 1 हो जाएगा, और फिर से प्लस है तो प्लस। कोण 3 के बराबर में कोण 4 है, तो कोण 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण 4 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण हमारे पास क्या हो जाए, कोण हमारे पास कोण 1 कोण 4 के बराबर हो जाए। इन दोनों मतलब कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, और ये हमारे पास 180 डिग्री हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A, B, C और D एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से देखिएगा, और सवाल समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।